चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो चला तो सिर्फ 13 दिन, लेकिन इसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, ये कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। एक नंबर 93,000। ये नंबर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या थी जिन्होंने इस युद्ध के आखिर में अपने हथियार डाल दिए थे। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जरा सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी सेना का ये सबसे बड़ा सरेंडर था। इससे इस जंग की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ 13 दिनों में एक जंग ने एक पूरे नए देश को जन्म कैसे दे दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत में जब पाकिस्तान बना ही था, और तभी से इसके अंदर अलगाव के बीज बोए जा चुके थे। देखिए, पाकिस्तान उस वक्त असल में दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और उनके बीच में पूरे 2000 किलोमीटर का भारत। लेकिन बात सिर्फ दूरी की नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान में लोग ज्यादा थे, लेकिन सारी की सारी पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। सोचने वाली बात है, देश का 70% बजट उस हिस्से को मिलता था जहां आबादी कम थी। और भाषा, वो तो एक अलग ही मुद्दा था। वेस्ट में उर्दू पंजाबी तो ईस्ट में बंगाली। तो आप देख सकते हैं कि दरारें तो शुरू से ही थीं। और ये जो भेदभाव था ये सालों तक चलता रहा। लेकिन 1970 का इलेक्शन वो चिंगारी साबित हुआ जिसने एक ऐसी आग लगा दी जिसका अंजाम था एक भयंकर मिलिट्री एक्शन। और उसके बाद हालात बहुत तेजी से बदले। देखिए, दिसंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने इलेक्शन जीत लिया, क्लियर मेजॉरिटी से। जनवरी 1971 वेस्ट पाकिस्तान ने पावर देने से साफ मना कर दिया। मार्च 1971 तक पूरे ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और फिर आई वो तारीख 25 मार्च, जब पाकिस्तानी फौज ने इन सभी आवाज़ों को दबाने के लिए अपना क्रूर ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्हें अरेस्ट करने से ठीक पहले अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने एक संदेश ब्रॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये एक आग थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को और भड़का दिया। और अगले 9 महीनों में जो हुआ वो एक भयानक त्रासदी थी, एक जेनोसाइड। अंदाजा लगाया जाता है कि पाकिस्तानी फौज के इस ऑपरेशन में लगभग 30 लाख लोग मारे गए। इस जेनोसाइड की वजह से भारत के सामने एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया और अब भारत को एक सोची समझी कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया देनी थी। अंदाजा लगाइए, कुछ ही महीनों में ईस्ट पाकिस्तान से 1 करोड़, जी हां, 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। इतनी बड़ी संख्या ने भारत पर जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक दबाव डाल दिया। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं कि फौज तुरंत एक्शन ले, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने थोड़ा इंतजार करने को कहा। और इसके पीछे 2 अहम कारण थे। पहला, फौज को एक फुल स्केल वॉर के लिए तैयार होने का वक्त चाहिए था। और दूसरा, और ये बहुत स्मार्ट था, उन्होंने कहा कि सर्दियों तक रुकते हैं, इससे ईस्ट में मॉनसून से बच जाएंगे और नॉर्थ में हिमालय के दर्रे बंद हो जाएंगे, तो चीन से हमले का खतरा भी कम हो जाएगा। और इसी इंतजार के दौरान भारत ने डिप्लोमैटिक फ्रंट पर अपना सबसे बड़ा दांव खेला। अगस्त 1971 में साइन हुई भारत सोवियत मैत्री संधि। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का करीबी साथी था। तो अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स को दूर रखने के लिए सोवियत संघ का साथ मिलना भारत के लिए बहुत जरूरी था। तो अब स्टेज पूरी तरह सेट था और जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से, जिसके बाद भारत ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया और भारत के कई एयरफील्ड्स पर बॉम्बिंग की। इस हमले ने भारत को जंग में कूदने का सीधा कारण दे दिया। भारत का जवाब बहुत तेजी से आया और कई फ्रंट्स पर एक साथ। पश्चिम में नेवी के ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। जमीन पर लोंगेवाला की लड़ाई, ये तो लेजेंडरी है, जहां भारत की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के बड़े टैंक हमले को रोक दिया। और पूर्व में इंडियन आर्मी मुक्ति बाहिनी यानी बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर तेजी से ढाका की तरफ बढ़ रही थी। आशुगंज में तो अचानक नदी के पार एयरलिफ्ट करके दुश्मन को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया गया। लेकिन तभी इस जंग में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने एंट्री ली। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा नेवल फ्लीट है, बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। इससे मामला बहुत गंभीर हो गया। और यहां काम आई वो भारत सोवियत संधि,
जैसे ही अमेरिका का 7वां बेड़ा आगे बढ़ा, सोवियत संघ ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स और युद्धपोत भेजकर उनका रास्ता रोक दिया। सोवियत संघ अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था और इस संधि ने उसे मौका दिया। इससे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट होने से बच गया। अब जंग अपने आखिरी दौर में थी। सारी नज़रें ढाका पर थीं, जहां पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की हिम्मत टूट रही थी। जो आखिरी कील साबित हुई वो थी 14 दिसंबर को। इंडियन एयरफोर्स ने ढाका के गवर्नर हाउस पर ठीक उस वक्त बम गिराए जब वहां पाकिस्तानी लीडरशिप की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। इस एक हमले ने पाकिस्तानी लीडरशिप की कमर तोड़ दी। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को सब कुछ खत्म हो गया। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पूरी फौज को भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी की जॉइंट कमांड के हवाले कर दिया। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। ढाका में सबके सामने जनरल नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर भारतीय जनरल अरोड़ा को सौंप दी। ये एक प्रतीक था पूरी पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का। और इसके साथ ही इस 13 दिन की जंग का नतीजा सामने आया, एक नए देश का जन्म, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि एक युद्ध जो एक मानवीय संकट से शुरू हुआ, जो आज़ादी के लिए लड़ा गया, वो उस पूरी क्षेत्र की भू राजनीति पर क्या असर छोड़ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है।